परसों पेश आने वाले मोटरवे हादसे से मुतल्लिक हम बात करेंगे रिपोर्ट कार्ड के साथ। मैं हूं अलीना फारूक शेख। और मोटरवे ज्यादती ने पूरी कौम को हिला के रख दिया है। जहां इमरजेंसी सर्विसेज ना होने या बर वक्त ना पहुंचने और रेप कल्चर पर अवाम में बहुत ही गम गुस्सा है, वहीं पंजाब पुलिस के सीनियर अफसर CCPO लाहौर की कल पूरे दिन जो मुतअद्दिद बार उन्होंने हादसे से मुतल्लिक, खातून से मुतल्लिक तज़हीक और तहरीक आमेज बयान दिए, उसके ऊपर और उसके डटे रहने के ऊपर अवाम सरापा एहतजाज है। CCPO लाहौर खवातीन के घर से निकलने पर जरा क्या कहते हैं, पहले वो मुलाहिजा कीजिए। मेरा यकीन है क्यों कि मैं सीधी बात करने वाला ऑफिसर हूँ। मैंने उन्हें कहा कि यार क्या हम अपनी बहन को मां को अकेले बच्चों के साथ जाने देते? 12:30 बजे नहीं जाने देते। पाकिस्तान की कोई सोसाइटी नहीं जाने देती। नंबर 1। CCPO साहब कहते हैं किसी शरीफ माशरे में कोई शरीफ आदमी अपने घर की खवातीन को रात के इस पहर निकलने नहीं देता। सवालात बहुत से हैं। CCPO साहब बताएंगे किस पहर निकलना है, किस पहर नहीं निकलना, कोई इमरजेंसी हो जाए तो फिर क्या करें। ओ माय गॉड। एनीवेज, सिर्फ ये नहीं, ये हादसा क्यों हुआ इसकी भी जरा उन्होंने तर्जीह पेश की है, ये सुने। मतलब उसकी फैमिली फ्रांस की है, उसका हस्बैंड फ्रांस रहता है। उसने ये सारा काम इसलिए किया है कि उसकी ओरिएंटेशन में फ्रांस था। मैं ये उसी तरह का हमारा महफूज मुआशरा है, और मुआशरे वहाँ पे सिर्फ लॉ से नहीं महफूज, वहाँ इखलाकी कदरों से महफूज है, रूल ऑफ लॉ की वजह से महफूज है, रिट ऑफ गवर्नमेंट की वजह से महफूज है। इसलिए बच्चियां वहाँ पे रात को ट्रैवल करती हैं, मोटरवेज पे करती हैं, उनको कुछ। फिर से CCPO लाहौर साहब कहते हैं कि जी शायद जो विक्टिम हैं, जो खातून हैं जिनके साथ ये हादसा पेश आया, उनके जहन में फ्रांस था, उनको लगा यहाँ भी वैसा ही होगा, लेकिन यहाँ मुख्तलिफ इखलाकी कदरें हैं, यहाँ लोग इखलाकी तौर पर उस तरह से नहीं है जहाँ वहाँ होते हैं। रिट ऑफ लॉ पर सवाल उठाए उन्होंने, रिट ऑफ स्टेट पर सवाल उठाए उन्होंने। खैर, CCPO यहाँ नहीं रुके, आइंदा के लिए भी कुछ मशवरे उन्होंने दिए, सुने। कि हमारी बच्चियां जो है ना, उनको हमें अकेले ट्रैवल रात 12 बजे नहीं करने देना चाहिए। ये जनरल इंफॉर्मेशन है। इसका मतलब ये है कि आइंदा मुआशरे में इन चीजों का ख्याल रखना चाहिए। और क्या आप ख्याल नहीं रखते हो? ये जनरल इंफॉर्मेशन है, इसका मतलब ये है कि आइंदा आप टाइमिंग्स का ख्याल रखिएगा निकलते वक्त, हम पे भरोसा ना कीजिएगा, क्योंकि अगर आप निकली तो हम आपको तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकते। हमें तो यही समझ आया CCPO साहब के बयान से। तो जी जब एक सीनियर पुलिस अफसर की तरफ से ऐसे बयानात आते हैं जिनसे एक तरह से तासुर ये भी जाता है कि वो रेप कल्चर को, सेक्शुअल जराइम की तौजीह पेश कर रहे हैं, उनको वैलिडेट कर रहे हैं, फिर मुख्तलिफ वज़रा की जानिब से इसकी कुछ मजम्मत भी की गई, कुछ ने दबे अल्फाज में तो कुछ ने खुलकर तनकीद की। अली मोहम्मद खान साहब उनमें से एक थे जिन्होंने बड़े सख्त अल्फाज में इसकी मजम्मत की। उनका आपको बयान भी सुनाते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब CCPO साहब ये करते हैं, इस तरह की वजूहात पेश करते हैं, एक स्वीपिंग स्टेटमेंट दे देते हैं, तो इससे तो बड़ा पैगाम ये भी जाता है वन साइडेड कि तफ्तीश या तहकीक होने से पहले ही उन्होंने किसी को मुजरिम ठहरा दिया, और वो भी उसको जिसके साथ जुल्म हुआ है। अली मोहम्मद खान साहब ने क्या कहा, जरा वो सुनिए। कि मैं स्ट्रांगली कंडेम करता हूं जो इस CCPO ने बात की है। अभी असेंबली से पार्लियामेंट हाउस में था जब ये मेरे से पूछा गया, आज लास्ट तो नहीं था लेकिन वहाँ कुछ एक्टिविटीज़ में, तो मुझसे पूछा गया कि कोई CPO है। मुझे तो नहीं पता था कौन है। मैंने वहाँ भी ये बात की और यहाँ भी ये बात करता हूँ कि ये जो आदमी है जिसने इस तरह की बात की है, इसको खुद से ये ओहदा छोड़ देना चाहिए या फिर उसको हटा देना चाहिए। अली मोहम्मद खान साहब ने बड़े सख्त अल्फाज में मजम्मत की है और साथ साथ ये भी कहा है कि या तो उनको खुद ओहदे से रिज़ाइन कर देना चाहिए या फिर उनके इस्तीफ़े का मुतालबा किया जाना चाहिए, उनको हटा देना चाहिए। दूसरी जानिब कुछ हुकूमती वज़रा ऐसे भी थे या नुमाइंदगान ऐसे भी थे जिन्होंने किसी न किसी तरह से CCPO साहब का दिफा करने की, दिफा नहीं तो फिर उनके बयानात की कोई वजह पेश करने की कोशिश की। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने तो 3 बार, सीनियर सहाफ़ी कामरान खान साहब ने 3 बार उनसे पूछा है सवाल, लेकिन वो सवाल को खातिर में नहीं लाए। उन्होंने ज़रूरी नहीं समझा कि वो मेंशन करें या इस सवाल का जवाब दे, कम्प्लीटली इग्नोर कर दिया। CCPO लाहौर के इस रवैये पर लाहौर में मुख्तलिफ तंजीमों की जानिब से एहतजाज किया गया। कल लाहौर और इस्लामाबाद में भी, यानी आने वाली कल मज़ीद एहतजाज किया जाएगा, कॉल दी गई है और CCPO को हटाने का मुतालबा भी किया जा रहा है मुख्तलिफ तंजीमों की जानिब से। अब सवाल हमने इसके ऊपर कुछ यूँ रखा है कि CCPO का ये जो बयान है, न सिर्फ बयान बल्कि बार बार उस चीज़ को दोहराना, उस चीज़ के ऊपर पशेबा ना होना,
इससे माशरे को क्या पैगाम मिलता है? ओपन ऑप्शन है हमारे एनालिस्ट के पास, और पैनल पर आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं मज़हर अब्बास साहब, बाबर सत्तार साहब हमारा साथ दे रहे हैं, इरशाद भट्टी साहब हमारे साथ हैं, महमद सरफराज साहिबा और बेनज़ीर शाह साहिबा भी हमारे साथ मौजूद। मज़हर अब्बास साहब, हमने बड़ी डिटेल में गुफ्तगू की, कल आप हमारे साथ मौजूद नहीं थे, आज गुफ्तगू का आपसे आगाज़ करते हैं। एक तो ये जुल्म हो जाता है, दूसरी जानिब CCPO जो कि एक बड़ा ही अहम रैंक है पुलिस अफसरान में, उसने इन्वेस्टिगेशन करनी है, वो इस तरह का बयान देता है, तो क्या इंप्रेशन लेगा इससे माशरा? देखिए, माशरा तो छोड़ें, पहले वो उस फोर्स में क्या जाएगा, जिस फोर्स को आप इससे पहले वाला इशू उठा लें जिसमें IG और CCPO के दरमियान एक तनाज़ा खड़ा हुआ, उसमें अल्टीमेट कैजुअल्टी जो है वो IGP बना। अब वो तो चले गए, लेकिन वो जो मैसेज गया पूरी पुलिस फोर्स के अंदर वो ये कि CCPO वाज मोर पावरफुल देन द IG। ये हम यहाँ जिस शहर में मैं बैठा हूँ यहाँ हम देख चुके हैं 90s में कि चंद पुलिस ऑफिसर को इतना ताकतवर बना दिया गया कि वो IG और DIG की बातें भी नहीं सुना करते थे। हद तो ये है कि उस वक्त के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की जो ऑर्डर्स थे उनको भी फॉलो नहीं किया जाता था। तो जब आप कुछ पुलिस ऑफिसर्स को इस तरीके से लेकर आते हैं तो वो इतने ताकतवर होते हैं कि वो अपने सुपीरियर्स की बात नहीं सुनते, और फिर जिस तरह कहते हैं कि पहले सोचो फिर बोलो, यानी वो उनको ये एहसास ही नहीं था कि वो क्या गुफ्तगू कर रहे हैं। जिस वक्त उन्होंने ये पहला बयान दिया इस हवाले से, उन्हें इस चीज़ का एहसास ही नहीं हुआ कि इसका डायरेक्टली इफेक्ट जो है वो विक्टिम हो रही है। आप विक्टिम को ह्यूमिलिएट कर रहे हैं ये कहकर कि जी तुमने इस वक्त ट्रैवल क्यों किया, और इनडायरेक्टली आप ये कह रहे हैं कि इस वक्त ट्रैवल करोगी तो इस तरह के वाक़यात हो सकते हैं। और उसके बाद अपने बयान पे मनोअन खड़ा रहना, ये और ज़्यादा शर्मनाक बात है। और वो रिएक्शन जो मैं उन वज़रा को ख़ासतौर पे मुबारकबाद देता हूँ कि जिन्होंने बिल्कुल क्लियर कट एक स्टेटमेंट दिया और उस बयान को गैर जिम्मेदार करार दिया, उनको हटाने की बात की। देखिए, यही प्रॉब्लम होती है कि जब आप इंटरफेयर करते हैं पुलिस फोर्स के अंदर, इसी वजह से हमारी पुलिस को उस तरीके से इवन माशरा सीरियसली नहीं लेता कि जी एक SHO है, उसको पता है कि किसकी सिफारिश पर मैं आया हूँ, उसी की सिफारिश पे मैं हटा दिया जाऊँगा या मैं अपनी जगह बरकरार रहूँगा। तो जब आप किसी पुलिस ऑफिसर को इस तरीके से पोस्टिंग देते हैं, इस तरीके से उसके ट्रांसफ़र करते हैं, तो इसी वजह से पुलिस फोर्स आपकी एक प्रोफेशनल पुलिस फोर्स नहीं बन पाई पूरे मुल्क में। खैबर पख्तूनख्वा की मिसाल जब हम देते हैं, नासिर दुर्रानी साहब की जब हम मिसाल देते हैं, तो उस पीरियड को उठा के ले लें। और उस वक्त के पुलिस ऑफिसर से मैंने गुफ्तगू की थी कि उनको कभी कोई ज़रूरत नहीं पड़ी चीफ मिनिस्टर से गुफ्तगू करने की, चीफ मिनिस्टर को ज़रूरत नहीं पड़ी IG को फ़ोन करने की, प्राइम मिनिस्टर ने कभी इंटरफेयर नहीं किया क्योंकि उन्होंने इसी कंडीशन पे उनको बनाया था। लेकिन जब हम पंजाब में आते हैं तो पंजाब में हम देखते हैं कि आप जब किसी पॉलिटिकल सिफारिश पे आप किसी को SP लगाएंगे, किसी को ट्रांसफ़र करेंगे, तो फिर यही चीज़ें होती हैं। हम सोल्यूशन की तरफ नहीं जाते कि इन चीज़ों का हम सोल्यूशन कैसे होंगे। अब ये वाकया हुआ है, इसमें एक आउटबर्स्ट हम देख रहे हैं कि जी क्या होना क्या चाहिए। देखिए, मैं बिल्कुल सीधी सी बात कहता हूँ कि इनको इस तरह के वाकयात में इबरतनाक सज़ा देनी चाहिए। आई एम ऑल फॉर डेथ सेंटेंस। मैं इसमें सज़ा पे थोड़ा सा बाद में आते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं, क्योंकि वो एक मुख्तलिफ पहलू है, उसके ऊपर हम बात करते हैं। लेकिन अभी आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की, ये जो ताकत की आपने बात की बेनज़ीर, तो मज़हर साहब जैसे कह रहे हैं कि वो ताकतवर हैं इतने शायद कि वो अपने बयानात उन्होंने क्या दिए उसका पूरा दिन दिफा करते हुए नजर आए, उसके ऊपर कोई पशेमानी नहीं थी। क्या ये एक सोच है जो हमारे माशरे में है, और फिर हाईएस्ट पुलिस ऑफिशियल उसको ही एक्चुअली सेज इट ऑन TV, और उसके बाद जब वजीर आला से पूछा जाता है तो ही कंप्लीटली इग्नोर्स इट। उन्होंने तो जवाब भी नहीं दिया इस सवाल का, इग्नोर कर दिया 3 दफ़ा। देखिए अलीना, जैसे मज़हर साहब कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है। अब देखिए 2 कंट्रोवर्सीज़ हुई हैं एक हफ्ते में, दोनों अब इससे, और अब ये दूसरे में भी लगता नहीं है, अभी मैं राजा बशारत साहब को भी सुन रही थी कि इनको भी हटाया जाएगा। अब इससे आप सोचें कि हमारे जो CCPO हैं लाहौर के, जो एक जूनियर ऑफिसर हैं IG के मुकाबले में, वो क्या सोच रहे होंगे? वो यही सोच रहे होंगे मैं तो अनटचेबल हूँ, मुझे तो कोई हाथ नहीं लगा सकता।
अच्छा, इससे पैगाम क्या जाता है हमारे आईजी को? हमारे आईजी को ये पैगाम जाता है कि आप तब्दील हो सकते हैं लेकिन सीसीपीओ जो आपके जूनियर हैं उनको नहीं हटाया जा सकता। तो मतलब कि इस हुकूमत ने चेन ऑफ कमांड का एक मजाक बना दिया है। ये चेन ऑफ कमांड का मजाक है ना, आपका जूनियर नहीं जा सकता लेकिन आप जा सकते हैं, आप अपना इस्तीफ़ा तैयार रखें। अच्छा, कल असद उमर साहब को मैं सुन रही थी, वो हामिद मीर के शो पे थे, उन्होंने कहा हम क्यों एक्शन लें, उन्होंने कौन सा कोई कानून तोड़ा है, एक उन्होंने अच्छी बात नहीं की तो एक इस बयान के ऊपर हम क्या उन पे एक्शन लें? नहीं, उनके ऊपर एक्शन इसलिए लेना चाहिए क्योंकि उन्होंने टीवी पे आके ये एतराफ़ किया है कि हम या पुलिस लाहौर के जो शहरी हैं, लाहौर के जो लोग हैं, उनकी हिफाजत नहीं कर सकते। उन्होंने आके ये टीवी पे पब्लिकली कहा है कि अगर आप अपने घर से बाहर निकलते हैं या औरतें अपने घर से बाहर निकलती हैं तो पुलिस कुछ नहीं कर सकती, फिर आप खुद अपने ओन पे हैं। तो इससे बड़ी नाअहली, इस पे इस्तीफ़ा तो बनता है। अच्छा, फिर शहजाद अकबर साहब वो भी दिफा कर रहे थे, उन्होंने कहा कि वो देखें, उन्होंने ट्वीट की कि देखें ये उन्होंने अपोलोजाइज़ कर दिया, उन्होंने माफ़ी मांग ली है, आपने खामखा एक इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी बना दी। अच्छा, वो ट्वीट आई और उसके बाद मेरे ख्याल से मैंने तो सीसीपीओ को कोई 5 अलग अलग चैनल्स पे देखा होगा, वो उसके बाद बैठे होंगे और वो वही बात दोबारा कर रहे थे कि औरतों को घर से बाहर नहीं जाना चाहिए, हमारा माशरा ही ऐसा है। तो पता नहीं किस किस्म की माफ़ी थी। आदिल शाहजेब साहब ने जब अपने शो पे उनसे कहा कि आप पब्लिकली अपोलोजाइज़ करें तो उन्होंने फ़ोन बंद कर दिया। गरीदा फारूकी के शो पे जब वो गए वहाँ पे भी उन्होंने जल्दी से फ़ोन बंद कर दिया, भाई आप गए क्यों शो पे अगर आप सवालों का जवाब ही नहीं दे सकते। मतलब ये सीसीपीओ है लाहौर के, ये इतने बड़े ओहदे पे है क्योंकि वो हम औरतों को सीसीपीओ साहब इतने मशवरे दे रहे हैं, तो मैंने कहा मैं भी उनको एक छोटा सा मशवरा दे दूँ कि आप अपना इस्तीफ़ा दें और आप घर जाएं, क्योंकि हमारा आप पे कोई एतमाद नहीं है। हम नहीं समझते कि आप हमारी हिफाजत कर सकते हैं, सिर्फ लाहौर के शहरियों की नहीं, औरतों की। ये हम सब का मुतालबा है कि आप इस्तीफ़ा दें, आप घर जाएं, आप इस ओहदे पे नहीं रह सकते। अच्छा, जैसे बेनज़ीर मशवरों की बात करिए तो भट्टी साहब कल मुतअद्दिद बार बड़े मशवरे दिए हैं सीसीपीओ साहब ने ख़वातीन के लिए, शरीफ इज़्ज़तदार घर वालों के लिए। कहते हैं जी आइंदा के लिए ख़ास तौर पर ये मशवरा है कि आप जो है ना वो टैंकी फुल करवा के निकलें और इतनी लेट नाइट घर ना निकलें, और अगर निकलें तो किसी को साथ लें। तो ये आपका क्या ख्याल है इन मशवरों पे ज़रा? देखिए मैडम शेख, पहली बात तो ये है कि इस बेहिसी या इस गैर जिम्मेदारी या इस बेहतियाती पर क्या कहा जाए, क्या कह के भी थक गए हैं, क्या कहा जाए और क्या कहलवाना चाहती हैं। दूसरी बात यह है कि खातून का कसूर क्या था। पाकिस्तान के नंबर 1 ऑफिसर है ना, बेहतरीन, और आपके फेवरेट है, मैं इसलिए आपका खातून का दूसरी बात ये इस पे ना जाएं। प्रोग्राम थोड़ा है, मेरे क्यों फेवरेट है, इस पर ना जाइएगा, अभी इस पे फोकस रहें। प्रोग्राम या पूरा करना है तो कर लेते हैं इस पे कि उन्होंने क्या क्या किया हुआ है और क्या क्या नहीं किया हुआ। इंसान कभी भी गलती कर लेता है, इंसान कभी भी रॉन्ग साइड पे होता है। इस पे ना जाएं प्लीज। मेरे फेवरेट है या आपके फेवरेट है, ये बात ना करें। नहीं, ये मेरी इस पे ना प्लीज ना इस बहस में ना जाएं, इस बहस में ना जाएं, इस बहस में ना जाएं प्लीज, लेकिन गलती पे डट जाना, इस बहस में ना जाएं। मैं कह रहा हूँ ना चले आप अपना जवाब कंप्लीट करें। नहीं, मैंने कल उनको फोन करके नहीं कहा कि गलती करें और उस पे डट जाएं, या मैंने कभी भी ये नहीं कहा कि वो गलती करते हैं तो माफी मांग लेते हैं। तो जो सवाल है उस पे फोकस करें। मेरे फेवरेट, आपके फेवरेट, इससे निकलें प्लीज। पहली बात यह है कि खातून का कसूर क्या था, खातून की गलती क्या थी। खातून का कसूर और गलती यह थी कि ये मेरा मुल्क है, मैं अपनों में हूं, मैं महफूज हूं। ये गलती कर ली उसने। दूसरी बात मैडम शेख, जरा सोचिए, रात का पिछला पैर, सुनसान मोटरवे, कभी किसी को तो कभी किसी को मदद के लिए बुलाती एक माँ, 3 सहमे हुए बच्चे, 2 दरिंदे जो इंसानों जैसे थे, उनका आना, बच्चों के सामने माँ को ज़बरदस्ती ले जाना, चीखते चिल्लाते बच्चे, मज़ाहमत करती माँ। ये मुझे आज सारी स्टोरी पता चली जो सुना रहा हूँ मैं आपको। बच्चों के सामने माँ की बेहुरमती और उन दरिंदों का बच्चों को मारना थप्पड़ों से और माँ को डंडे मारना। जब सब कुछ लुटा चुका तो कानून के और आवाम के मुहाफ़िज़ तशरीफ़ लाए। गाड़ी के पास पहुंचकर पुलिस एहलकारों की आवाज़ें आईं कि कोई है, फिर हवाई फायरिंग, फिर वो मोटरवे से उतरकर कच्चे में गए, आवाज़ें दी,
पता है पुलिस को देखकर अपने बच्चों को बाजुओं में लिए एक बरहना माँ के मुंह से पहला लफ्ज़ क्या निकला था? पहला लफ्ज़ निकला था भाई मैं यहाँ, भाई मैं यहाँ। मर जाओ शर्म से सारे, डूब के मर जाओ। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, रियासत, हकूमत, डूब मरो शर्म से सारे। आप पूछ रही हैं मुआशरे को क्या पैगाम जाएगा? मैं पूछता हूं क्यों खोला ये मोटरवे? जब आप पुलिस और पेट्रोल का इंतजाम नहीं था, क्यों खोला ये मोटरवे? मैं वजीर आजम से सवाल पूछूं, वजीर आला से सवाल पूछूं, आईजी मोटरवे से सवाल पूछूं, सीसीपीओ से साहब से सवाल पूछूं? कोई कह रहा है मेरा इलाका नहीं था, कोई कह रहा है मेरा एरिया नहीं था, कोई कह रहा है मेरी ड्यूटी नहीं थी, कोई कह रहा है उनको अकेले नहीं जाना चाहिए था। आप कह रही हैं इस मुआशरे को क्या पैगाम पहुंचेगा? बिलीव मी, ट्रस्ट मी मैडम शेख, कल से आज दोपहर 4 बजे तक जो फोन मुझे आए, जिन जिन लोगों से बात की, नकली और जाली अफसोस और दुख के बाद इन मुनाफिकों ने ये सवाल जरूर किए, खातून अकेली क्यों निकली थी? कोई दूसरा रास्ता क्यों नहीं लिया? घर से निकलते पेट्रोल क्यों नहीं चेक किया? 2 घंटे वहां रही, घर से क्यों कोई नहीं आया? आप पूछ रही हैं इस मुआशरे को क्या पैगाम जाएगा? प्लीज रहने दे ये निसाबी किताबी बातें, प्लीज अल्लाह के नाम पे ये रहने दे, ये चादर और चार दीवारी के किस्से, प्लीज रहने दे रियासत, हुकूमत, कानून की बातें। ये मुआशरा एबनॉर्मल है मैडम शेख, वी आर लिविंग इन एबनॉर्मल सोसाइटी। प्लीज ये निजाम दो, ये मुआशरा एबनॉर्मल निजाम 2% का। मुझे बात करने दे प्लीज, मुझे बात करने दे मैडम शेख, प्लीज बात करने दे, प्लीज मुझे बात करने दें, मुझे बात करने। मैं बताता हूं क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए। ये मुआशरा एबनॉर्मल है, ये निजाम 2% का मुहाफिज है। ये आए रोज, हर चौथे रोज ये मामूल होता है। बाई गॉड मैं भी कह रहा हूं, आई गॉड मैं भी कह सकता हूं। ये यहां हर रोज, हर चौथे दिन यहां होता है। ये इंसाफ का निजाम कब से दफन हो गया है? ये पुलिस अवामी हिफाजत के लिए नहीं है। किसने कहा ये हमारी हिफाजत के लिए? ये अवाम, ये झूठे, ये मुनाफिक अक्सरियत, 2 नंबर कफन और कब्र बेचने वाले। आप कह रही हैं कि इस मुआशरे को क्या पैगाम जाएगा? या दारुल अमानों में मैंने कल भी कहा था क्या होता है, घरों में क्या होता है, मोहल्लों में क्या होता है, गलियों में क्या होता है, शहरों में क्या होता है। वो कल हम एक औरत के साथ ज्यादती हुई थी, पूरा मुआशरा इस पे बात कर रहा था। उसके कपड़े कैसे थे, वो चलती हुई कैसे गई, उनके बाल कैसे बनाए हुए थे। वो अभी कल रावलपिंडी में पुलिस एहलकारों ने रेप किया था, वो छूट गए हैं, मुबारक हो। वो अभी कल जो बरना करके वीडियो बनाई थी जिन्होंने, वो छूट गए की तरफ लेके चलती हूं। वो अभी कल स्कूल में जो कॉलेज में ये सारा ये पुलिस मुनाफिक, एक तो मुझे समझ नहीं आता, फिर अगर ऐसी बात है तो पुलिस रखी क्यों हुई है? दूसरी बात, अगर ऐसा है तो फिर इस मुनाफिकत को जबान दी, अल्फाज दिए सीसीपीओ साहब ने? ये भट्टी साहब के अल्फाज ही लेके आपसे सवाल कर रही। देखिए अलीना, बात बिल्कुल सीधी सी है कि उनकी इतनी शायद सीसीपीओ साहब की एक तो इतनी स्ट्रॉन्ग बैकिंग है कि हालांकि उन्होंने इतना इनसेंसिटिव, इतना ख़तरनाक, इतना खौफनाक उन्होंने स्टेटमेंट दी और फिर वो उस पर कायम रहे। उस स्टेटमेंट से हम सबको ये मैसेज जाता है कि हम सब अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं, हम लोगों को कोई नहीं बचाने वाला। अगर हम औरतें 12 बजे के बाद घर से हमने कदम निकाला तो फिर हमारे साथ कुछ भी हो सकता है और उसके बाद हमें कोई बचाने नहीं आएगा। और ना ये रियासत की जिम्मेदारी है, ना ये पुलिस की जिम्मेदारी है, ना ये कानून और हमारे मुहाफ़िज़ों की कोई जिम्मेदारी है। ये पैगाम गया, फिर वो उस पैगाम पर डटे रहे। उस पैगाम के बाद जो है उनको देखा गया, हम बात करते हैं हमेशा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ये बात करती है कि हम मेरिट पे लोगों को अपॉइंट करेंगे। ये वज़ीर आज़म साहब ने हुकूमत में आने से पहले भी कहा, अब भी कहा। मुझे आप बताएं ये मेरिट इस वक्त कहाँ था जब कल शहजाद अकबर साहब साथ खड़े होकर उस सीसीपीओ को डिफेंड कर रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में? मुझे आप ये बताएं कि वो मेरिट कहाँ था जब चीफ मिनिस्टर उस्मान बुज़दार साहब ने ऐसी बात की कि उसके बाद
کامران خان صاحب یہ ٹویٹ کرنے پر مجبور ہو گئے کہ میں نے سوال زمین کیا اور جواب آسمان آیا اور ذہن جو ہے وہ معاف ہو جاتا ہے. وہ میرٹ کہاں گیا جب اسد عمر صاحب نے کہا کہ غلطی تو کوئی نہیں کی, کہ اس میں کیا اچھی سٹیٹمنٹ نہیں دی, اس بات پر ہٹا دیا جائے کہ اچھی سٹیٹمنٹ نہیں دی, ایگزیکٹ ورڈز. وہ میرٹ کہاں گیا جب باقی وزراء آتے ہیں. اس کے اندر ویسے آنریبل ایکسیپشن ضرور ہے, جس طرح علی محمد خان صاحب نے کہا, شیریں مداری صاحبہ نے بھی ٹویٹ کی, اس کے علاوہ جو ہے فواد چودھری صاحب نے بھی ڈھکے کچھ الفاظوں کے اندر یہی بیسکلی بات کی کہ ان کو نہیں رہنا چاہیے. لیکن مطلب میں بات سمپل سی یہ کر رہی ہوں کہ جو مین یعنی کہ بہت بڑے بڑے لوگ ہیں انہوں نے ساتھ کھڑے ہو کر بالکل, اور اس چیز کو ایسی بات کی ہے جیسے راجہ بشارت کی بھی آج بات کی بے نظیر نے, لیکن بات یہ کہ حکومت کے وہ اراکین جو بہت امپورٹنٹ وزراء ہیں ان سب نے یہ دکھایا کہ ہم سی سی پی او کے ساتھ ہیں اور سی سی پی او صاحب کہیں نہیں جائیں گے. اور بات یہی ہوئی انویسٹیگیشن ہونے دیں, لوگوں کو پکڑے جانے دیں. اس میں سی سی پی او کی بات کو کیوں لا رہے ہیں, انہوں نے کون سا ایسا جرم کر دیا. اچھا جرم ہے, یہ ہے جرم کی بات نہیں ہوتی, بات یہ ہوتی ہے کہ آپ نے میسج دیا عورت کو کہ اگر تم باہر گھر سے نکلو گی تو تمہارا ہی قصور ہے, کہ اگر تمہارا گینگ ریپ ہوتا ہے, اگر تمہارا اپنے بچوں کے سامنے گینگ ریپ ہوتا ہے, اگر تمہیں کوئی مارتا پیٹتا ہے یا تمہارے ساتھ کچھ اور ہوتا ہے, مجھے بتائیے کہ پھر ہم لوگ کیا میسج سمجھیں یہ حکومت کی طرف سے. کیونکہ دیکھیں میں نے کل بھی ایک بات کی تھی علینا کہ ٹویٹس کرنا یا کنڈیم کرنا تو میرا, آپ کا یا بے نظیر یا بھٹی صاحب یا مظہر صاحب یا بابر ہم ساروں کا کام ہے, کیونکہ ہمارے پاس طاقت نہیں ہے. اس وقت طاقت حکومت کے پاس ہے, حکومت نے ہی ایکشن لینا ہے. اور یہ آپ ریپ کلچر کو ہی نہیں خالی فروغ دیتے, آپ عورتوں کے لیے یہ پوری جو سپیس ہے جو آپ کو میں بتاؤں, مجھے بڑا افسوس ہوا کہ ہمارے اپنے آفس کے اندر اور میرے دوست وغیرہ جو ہے کافی خواتین دوستوں نے کہا کہ اب ہم انسیف محسوس کریے, کیا ہمیں رات کو اصل میں نکلنا بھی چاہیے کہ نہیں. ہر بندہ, ہر عورت یہ بات کر رہی ہے. میں خود یہ والا موٹر وے کا روٹ یوز کرتی ہوں علینا, اور اکثر اوقات میں رات کو بہت لیٹ میں اور میرا ہسبینڈ واپس آتے ہیں, میں یہ سوچ رہی تھی خدا نخواستہ اس طرح کا کوئی واقعہ ہو جائے, میرے ساتھ میرا ہسبینڈ بھی ہو, مجھے بتائیں اگر کوئی گن لے کر آ جاتا ہے یا اس کے ڈنڈے ہیں تو ہم انسان کس طرح اس سے بچ سکتے ہیں. یہ کیا بات ہے کہ کسی مرد کو ساتھ لے کر چلو یا فرانس نہ سمجھو یا فلاں. فرانس نہ سمجھو کا کیا مطلب ہے کہ وہاں پہ قانون ہے اور پاکستان میں قانون نہیں ہے, یعنی کہ ہمیں پروٹیکشن, یہ بات کرنا چاہ رہے تھے کہ سی سی پی او صاحب خود ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ کوئی پروٹیکشن نہیں. سوری محمل, یہاں پر تو مجھے ایسا کہنا پڑا ہے, لیکن یہاں پر تو باپ کے سامنے, بھائی کے سامنے, یہاں پر ہسبینڈز کے سامنے ریپ کی مثال نہیں ہے کیا؟ یہاں پر تو آپ لوگ قبروں میں عورتوں کو نہیں چھوڑتے, تو پھر کیا کسی کو ساتھ لے کے نکلو. خیر بابر ستار صاحب, یہ جو فرانس والی ابھی بات کی ہے نا محمل نے, ہم نے ابھی سنایا بھی اپنے دیکھنے والوں کو یہ شارٹ, کہتے ہیں سی سی پی او صاحب کہ شاید یہ خاتون یہ سوچ رہی تھی کہ یورپ ہے, فرانس ہے, کیونکہ ان کی فیملی وہاں رہتی ہے تو یہاں پر ایسے معاملات نہیں ہوں گے, لیکن وہاں پہ تو اخلاقیات کے ساتھ ساتھ ریٹ آف لا ہے, وہاں پر تو ریٹ آف گورنمنٹ ہے. تو جب ایک سی سی پی او صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر ریٹ آف لا نہیں ہے, تو میں کیا سمجھوں اس کا مطلب؟ کس نے دینی ہے ریٹ آف لا, کس نے بنانی ہے؟ دیکھیے دو تین چیزوں کے اوپر میرا خیال ہے کہ کنفیوژن رہتی ہے ڈیبیٹ کے اندر, جو مجھے بات سمجھ آتی ہے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ایک تو یہ کہ انڈیویجول رائٹس اور کلیکٹیو انٹائٹلمنٹس کا فرق سمجھنے کی بات ہے. ہمارا آئین انڈیویجول رائٹس گارنٹی کرتا ہے اور ٹرائبل کلچرز میں ایک کلیکٹیو انٹائٹلمنٹ ہے فیملی کے آنر کی. اچھا, اب ہم جب عورتوں پہ بات آتی ہے تو ہم ان کے انڈیویجول رائٹ کے اوپر فوکس نہیں ہے کہ ان کا رائٹ ٹو ڈگنیٹی کیا ہے, رائٹ ٹو فریڈم کیا ہے, رائٹ ٹو ایکوالٹی کیا ہے. ہم اس چیز کے اوپر فوکس ہے کہ فیملی کی جو رسپیکٹ ہے یا جو شیم ہے, جو شرم ہے خاندان کی, وہ ایک طرح سے ایک عورت کے اندر ہے اور عورت کی ذمہ داری ہے کہ وہ شرم کو پروٹیکٹ کرے. اور اگر وہ شرم لوٹی جاتی ہے تو ایک طرح سے عورت ذمہ دار ہے کہ اس نے کوئی ایسا کانڈکٹ کیا جس کی وجہ سے یہ سارا ہو گیا. سو ایک باقی ساری دنیا میں انڈیویجولسٹک سوسائٹیز میں اور ہمارے آئین کے اندر بھی ہم ایک انڈیویجول کے رائٹ کی بات کرتے ہیں, کسی کا کوئی کلیکٹیو آنر کا رائٹ نہیں ہے. یہاں پہ ہم ایک کلیکٹیو آنرز کی بات کر رہے ہیں, جس کی وجہ سے جہاں سے یہ کہانی سٹارٹ ہوتی ہے کہ اسے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. بھائی آدمی کا رائٹ ہے وہ رات کو ٹریول کرے, تو عورت کا کیوں نہیں ہے؟ آپ نے تو آئین میں لکھ رکھا ہے کہ ایکوالٹی ہوگی اور آپ پروٹیکشن دیں گے تو عورتوں کو اور بچوں کو پروٹیکشن دے سکتے ہیں ایڈیشنل, لیکن ایکوالٹی ہوگی, ڈگنیٹی اس کی سیکیورٹی, یہ تو گارنٹی کیا نا آپ نے. اچھا, یہاں سے پھر دوسری بات آتی ہے کہ پرائیویٹ
कॉन्डक्ट मेरा और आपका या किसी तीसरे बंदे का और स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये दो बिल्कुल मुख्तलिफ चीजें हैं। मैं अपनी प्रोटेक्शन के लिए हालात देखते हुए ये फैसला करूं कि जी मुझे नहीं ट्रैवल करना किसी इलाके में, या देखें यहाँ तो पेट्रोल खत्म हुआ, लेट्स अस्यूम के टायर पंक्चर हो जाता, मैमल ने जिस तरह कहा, हो सकता है कि कोई भाई उसका साथ गाड़ी में बैठा होता, फिर भी लोग आ सकते थे, गैंग आ सकता था, गन पॉइंट पे जो मर्जी करते, वाकयात होते। तो उस केस में हम गुजारिश ये है कि प्राइवेट एहतियात एक चीज है जो हम अब जाती तौर पे सोचते हैं, पब्लिक ऑफिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी एक बिल्कुल अलग चीज है। आप कोई आपके घर में डाका मारता है आके, आप ये तो नहीं कहते जी आपने प्राइवेट गार्ड क्यों नहीं रखवाया था, आपने दीवारी ऊंची से ज्यादा क्यों नहीं की थी, आपने सीसीटीवी लगाया हुआ था कि नहीं लगाया हुआ था। भाई पुलिस वाले हो, एक डाका पड़ा घर पे, आपकी जिम्मेदारी है वहां इलाके में प्रोटेक्शन देना, आपकी जिम्मेदारी है उन लोगों को पकड़ना, आप प्राइवेट एहतियातों के ऊपर तो जा ही नहीं सकते। तो एक जो प्रॉब्लम यहाँ पे नजर आ रही है, बेशक वो असद उमर साहब हों, बेशक वो ये दूसरे इनके जो अकाउंटेबिलिटी के गुरु हैं, बेशक पुलिस वाले हों, आपको स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती नजर नहीं आ रही पूरे इंसिडेंट्स में। ये गुफ्तगू नहीं हो रही कि रिस्पॉन्स टाइम कितना था। अच्छा, फिर हम इररिलेवेंट चीजों में लगे हैं, मोटरवे क्यों खुली, कैसे खुली। भाई कोई गांव से आ रहा होता, वो तो मोटरवे ना होती, तो फिर क्या होता, वहां पे उसका रेप हो जाए तो वो जायज है। आपने तो रियासत ने राइट्स गारंटी करने हैं ना, उन्होंने बताना है, तो गुफ्तगू कहां से स्टार्ट होगी। अच्छा, शीरी मजारी साहिबा को तो ये बात समझ आ रही है, तो असद उमर साहब को क्यों नहीं समझ आ रही? क्यों? क्योंकि शीरी मजारी खातून है ना, उन्हें इस फियर और पैनिक की समझ आती है। मुझे भी नहीं समझ आ सकती पूरी तरीके से, क्योंकि मैं उस तरह नहीं एहसास कर सकता, मैं औरत नहीं हूं। लेकिन आप फिर एक चीज को कंडेम नहीं कर सकते, उसे डिफेंड तो नहीं करें असद उमर साहब की तरह, और आप आके डिफेंड कर रहे हैं कि क्या गलत। भाई डेरेलिक्शन ऑफ ड्यूटी है। आप आर्टिकल 25 पढ़िए ना, आप आर्टिकल 14 पढ़िए, आप आर्टिकल 9 पढ़िए, ये आपकी जिम्मेदारियां नहीं है, ये रियासत की जिम्मेदारियां नहीं। वहां तो गुफ्तगू ये होनी चाहिए थी कि रिस्पॉन्स टाइम इतना लंबा कैसे था, क्यों कोई बंदा वहां पे मौजूद नहीं था, गाड़ी अगर टूट गई, कुछ हुआ तो कैसे लोग पहुंचे नहीं वहां पे, FIR कैसे सामने आ गई जब कानून में उसकी प्रोटेक्शन मौजूद है। यानी ये सवाल करने वाले हैं ना कि रियासत ने जिम्मेदारी पूरी की या नहीं पूरी की, जो विक्टिम है उसने क्या, उसका कॉन्डक्ट था, बाकी चीजें क्या थी। ये तो अगर, और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि यहाँ पे पब्लिक ऑफिस होल्डर का ख्याल है, उनकी एक सेंस ऑफ इंटाइटलमेंट है कि गाड़ी, डंडे, घर, ये सारे काम तो करें और मीडिया को ब्लेम करें कि उन्हें क्रिटिसाइज क्यों करते हैं। लेकिन जो आपकी जिम्मेदारी है कि अगर सिस्टम, लेट्स अस्यूम सिस्टम ब्रोकन है, हम बहुत दफा ये बहस करते हैं कि जनाब माशरा बहुत बर्बाद हुआ है, तो क्या अगर माशरा खराब है तो माशरे को ठीक करने की जिम्मेदारी रियासत की नहीं है? रियासत नहीं माशरे को देखना है ना। लेकिन माशरा खराब है, इस वजह से रियासत भी बिल्कुल डिसफंक्शनल है, हम इसे जस्टिफाई करते रहते हैं। ये तो जीरो सम गेम है। ये तो आप एक बड़े सही नुक्ता आपने उठाया है बाबर सत्तार साहब, लेकिन आप जो कह रहे हैं बिल्कुल वजह, अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि दूसरी जानिब लोग ऐसे भी हैं, या एक राय ये भी सामने आई कि जो सारा का सारा वाक़या हो रहा है, या CCPO साहब की जो स्टेटमेंट्स हैं उनको उठाया जा रहा है और उन पर बात की जा रही है, तो शायद ही किसी एजेंडा के तहत है। कि मामला क्या है, क्या राय है, हमारे तज्जियाकारों की ज़रा इसके ऊपर इंसाइट लेंगे एक ब्रेक के बाद। जी बेनज़ीर, मैंने कल शहजाद अकबर साहब को सुना, मैंने सोशल मीडिया के ऊपर भी काफ़ी देखा, ये रुझान चल रहा है कि कहा जा रहा है कि जी ये सब कुछ जो हो रहा है शायद कंट्रोवर्सी इसलिए है कि CCPO साहब की स्टेटमेंट्स को अपोजिशन कैश कर रही है। यहाँ पे तो मतलब हर चीज़ ही ऑपोजिशन पे डाल दी जाती है। पता नहीं, मैं तो इतना ही इर्रिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट पे अब आप क्या कह सकते हैं। लेकिन देखिए, जैसे बाबर सत्तार साहब भी बात कर रहे थे, सवाल यही होने चाहिए कि आपके मुल्क में कन्विक्शन रेट रेप के केसेस का आपको पता है कितना है? 3 से 4%। ये मैं कल रात को नाजिश रोही साहिबा को सुन रही थी, वो बड़े इस तरह के केसेस देखती हैं। 3 से 4%। ये एक सवाल होना चाहिए। दूसरा सवाल ये होना चाहिए कि ये हैं वो अफसरान जिनके पास हम अपने केसेस लेके जाएंगे, इनके सामने हम बैठ के इनको बताएंगे कि हमारे साथ क्या हुआ है, इनसे हम कहेंगे कि तफ्तीश करें, तहकीकात करें, इन पे हम भरोसा कर सकते हैं इस किस्म की स्टेटमेंट्स के बाद? ये सवाल होने चाहिए। ये सवाल हमें CCPO साहब से पूछने चाहिए।
بھٹی صاحب آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں, مجھے کوئی سلوشن چاہیے. آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے پولیس منافق, یہ سب کچھ جعلی, تو پھر کہاں جائے عوام, کیا کرے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ میڈم شیخ شکریہ, کل آپ نے کہا تھا کہ یہاں تو باقی چھوڑیں کپڑوں کا, برقعوں میں بھی لوگ چھیڑ جاتے ہیں, اور آج آپ نے جو یاد دلایا کہ بھائی باپ اور بھائیوں کے سامنے ریپ اور قبروں میں مردے بھی محفوظ نہیں, تو لہٰذا یہ سوال جس پہ مجھے اعتراض تھا کہ اس معاشرے کو کیا جائے گا پیغام, کچھ نہیں جائے گا. یہ چسکے لینے والا معاشرہ ہے, تذیق کیا, عزت کیا, یہ پیغاموں سے آگے جا چکا معاشرہ ہے, اخلاقیات لیس, اصول لیس, اب نارمل معاشرہ. میری رائے ہے, آپ اس پہ ہنسیں روئیں جو بھی کریں, اللہ آپ ساروں کو محفوظ رکھے, دشمنوں کو بھی محفوظ رکھے ایسے انسیڈنٹ سے, اور اللہ سب کو محفوظ رکھے. پہلی بات. دوسری بات, کرنا کیا چاہیے؟ نصابی کتابی باتیں بہت ہیں. بابر صاحب نے جیسے کہا ریاست کے ان کو یاد دلایا, بحث یاد دلائی کہ بحث کیا ہونی چاہیے, کہ کیوں 2 گھنٹے وہ وہاں کھڑی رہیں تو کوئی پولیس والا یا کوئی نہیں پہنچا, کیوں ایف آئی آر نکلی, کیوں سی سی پی او صاحب نے یہ کہا کہ یہ فرانس ہے, یہ بحث ہونی چاہیے. کیا بحث ہو رہی ہے؟ یا یہ پہلا واقعہ ہے, یا عمر شیخ جب سے آیا ہے اس کے بعد سے واقعات ہونے لگ گئے ہیں, یا یہ کسی بھی پولیس افسر سے, خدا کی قسم میں کہتا ہوں اللہ آپ کو تھانے نہ لے جائے, کچہری نہ لے جائے, یہی سوال پوچھتے ہیں, اسی طرح کے سوال پوچھتے ہیں, یہی سوال اٹھاتے ہیں. کہاں عورت کیوں نہیں جاتے لوگ تھانوں کچہریوں میں؟ 3 جگہیں ہوتی ہیں جو پوری دنیا میں ریلیف کی جگہیں ہوتی ہیں, ہسپتال, تھانہ, کچہری. ہمارے ہاں مائیں دعائیں مانگتی ہیں کہ اللہ ان 3 جگہوں سے بچانا, اب میرے بچوں کو ان 3 جگہوں سے بچانا. کیوں رل گئی ہے مخلوق؟ وجہ کیا ہے؟ اس موٹر وے سے اگر ہمارے حکمران بھی گزرتے ہوتے, ان کی فیملیاں بھی گزرتی ہوتی, یہ جو سارے حق میں بیان دے رہے ہیں اور مخالف بیان دے رہے ہیں, یہ جو ساتھ کھڑے تھے سی سی پی او صاحب کے, جو اگینسٹ کھڑے تھے, یہ کبھی اس سڑک سے گزرے ہوں گے کانوائے کے ساتھ؟ 1960 بھٹی صاحب یہ جو پولیس آپ نے پوائنٹ اہلکار اٹھایا ہاؤس نا, آف شریف کے یہ ساتھ پوائنٹ تھے, ہے, یہ مزے فی صاحب کے بندے پاس کے لے کے ساتھ جانا چاہتی ہوں. 160 بندہ, فی بھٹی بندے صاحب کے ساتھ کہتے ہیں 160 بندہ. کہ یہ تو جانوروں کا معاشرہ ہے, یہ جو سوچ ہے یہ سرائیت پا چکی ہے. ہم تو دعائیں کرتے ہیں کہ تھانہ کچہری نہ جانا پڑے, تو کیوں نہ جانا پڑے تھانہ کچہری؟ اگر آپ کو جانا پڑتا ہے کسی مجبوری کے تحت, تو بلکہ آپ کے تو سینئر آفیشلز کو یہ پیغام دینا چاہیے کہ ہم آپ کی حفاظت کے لیے یہاں کھڑے ہیں. یہ پیغام دینا چاہیے اس معاشرے کو کہ اگر تم میں سے کوئی اٹھا دوبارہ تو تم لوگوں کا وہ حشر کیا جائے گا کہ کوئی ہمت نہ کرے دوبارہ, یا پھر وہ چیز جو بھٹی صاحب نے کہی. دیکھیے یہ چیز جو آپ بات کہہ رہی ہیں نا, یہ ان معاشروں میں ہوتی ہیں جہاں میرٹ کا کلچر ہوتا ہے, جہاں پولیس والوں کو میرٹ پر لایا جاتا ہے. میرا صرف عثمان بزدار صاحب سے لے کے عمر شیخ تک کو ایک سوال ہے, کیا اس عورت نے پاکستان کی جورسڈکشن کراس کر لی تھی کہ لڑائی جورسڈکشن پہ ہو رہی ہے؟ کیا وہ اپنے ہمارے پڑوسی ملک کا بارڈر کراس کر گئی تھی کہ جس کی وجہ سے پرابلم یہ ہو رہی ہے کہ جی اس علاقے میں ہم کیسے جا سکتے تھے, اس علاقے تک ہماری رسائی نہیں ہے؟ کیا وہ پاکستان کی سرزمین نہیں تھی کہ جہاں اس کے ساتھ یہ واقعہ ہوا؟ کیا کوئی غیر ملکی سرزمین تھی کہ جہاں اس کے ساتھ یہ واقعہ ہوا اور کہیں کوئی اس کی مدد کو نہیں پہنچا؟ یہ دیکھیے سندھ کے اندر جب ڈاکوؤں کا بہت زیادہ زور تھا تو باقاعدہ پولیس کے کنوائے چلتے تھے بسز کے ساتھ, اور وہ کہتے تھے کہ وہاں ایک جگہ پورے بسوں کو کھڑا کرتے تھے, اس کے بعد آگے اور پیچھے پولیس والے ہوتے تھے جس کے ساتھ وہ کنوائے جاتے تھے. ہمارے یہاں بنیادی طور پہ جب پولیس کرمنلائزڈ ہو جائے, جب پولیس پولیٹیسائز ہو جائے, تو پولیس پارٹ آف دی پرابلم ہوتی ہے, پارٹ آف دا سولوشن نہیں بنتی. آپ نے کہا سولوشن کیا ہے؟ دیکھیے بہت بڑی بات کر رہے ہیں آپ مظہر صاحب, اور جیسے ابھی آپ نے میرٹ والی بات اٹھائی ہے نا, یہ ابھی تمام پینلسٹ کو جب ہم نے سنا وہ بھی یہی بات اٹھاتے ہیں, لیکن بھٹی صاحب سے ذرا میں اس کے اوپر بات کرنا چاہتی ہوں. ریسنٹلی ایک رپورٹ بھی بڑی آئی ہے سامنے, آئی بی کی رپورٹ. بھٹی صاحب بڑے سنجیدہ سوالات ہیں اس میں. میں اپنی بات پلیز کمپلیٹ کر لوں 30 سیکنڈ کے اندر. مزید صاحب میں چاہتی ہوں ہم اس کو تھوڑا سا ڈسکشن کی طرح لے کے چلیں. جی نہیں, میں اسی دیکھیے بالکل اسی فلو کی بات ہوتی ہے نا, میں بالکل ایک سمپل سی بات کہہ رہا ہوں. دیکھیے ابھی آپ نے آج ہی رپورٹ چل رہی تھی, کوئی 1 سال کے اندر کوئی 700 بچوں کے ساتھ زیادتی کے کیسز ہوئے. اب آپ جب سولوشن کی طرف جاتے ہیں تو ایک تو ہے کیپٹل پنشمنٹ,
اور آئی ایم آل فار کیپٹل پنشمنٹ ٹو بی ویری آنےسٹ. پبلک ہینگنگ ایک دوسری چیز ہے, لیکن کیپٹل پنشمنٹ ہونی چاہیے, جلدی ہونی چاہیے, 3 سے 6 مہینے سے زیادہ عرصہ نہیں لگنا چاہیے. سب سے امپورٹنٹ بات, جب آپ اپنے بچوں کو اسکول بھیجتے ہیں, اسکول کے اندر وہ کورسز ہونے چاہیے کہ بچہ اپنے آپ کو کس طرح پروٹیکٹ کرے. ہمارے یہاں اس بحث کو بالکل ایک دوسرا رنگ دے دیا جاتا ہے کہ جی کیسے بچوں کو یہ بتایا جاتا ہے. بچوں کو نہیں بتائیں گے تو بچے کو کیا پتا چلے گا کہ کوئی بڑا اس کے ساتھ کیا سلوک کر رہا ہے. یہ بہت ضروری ہے, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. پیرنٹس خدا کے لیے اپنے بچوں کو ڈومیسٹک کے اوپر یا اپنے رشتہ داروں کے اوپر چھوڑ کر نہ جائیں, خود ذمہ داری لیں اپنے بچوں کی. ہم نے ذمہ داریاں لینا چھوڑ دی ہیں. جب تک آپ یہ نہیں کریں گے, پاکستانی معاشرہ جتنا بے حس ہے, جتنا کرمنلائز ہے. سر جو آپ کہہ رہے ہیں بالکل بجا, لیکن یہ جو سب کچھ ہے اس کی ہے جو بابر صاحب نے ابھی بریک سے پہلے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی, ریاست کی رسپانسبلٹی, ریاست کا کام, اس کی ذمہ داری کیا ہے, کیا وہ اس پہ پورا اتر رہی ہے. ذرا ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, اس کے بعد واپس آ کے اپنے اینالسٹ کی رائے شامل کریں گے. ہم جی اپنے اینالسٹ سے پوچھ رہے ہیں جو کل سے بیانات سی سی پی او صاحب کی جانب سے دیے جا رہے ہیں, کیا اثرات ہوں گے اس کے معاشرے کے اوپر؟ کیا یہ اس ریپ کلچر کو ویلیڈیٹ کرتا ہے جس کو کوشش کی جا رہی ہے کہ کم ہو, ختم نہیں, اگر تو محمل اسٹیٹ رسپانسبلٹی. ہم دیکھ رہے ہیں بہت ساری ڈیبیٹس چل رہی ہیں یہاں پر, لیکن جو اصل بنیادی نقطہ ہے اس کی طرف تو کوئی دیکھ ہی نہیں رہا ہے. دیکھیے لینا, آپ نے بریک سے پہلے بات کی تھی کہ ایک تو یہ کہ اسٹیٹمنٹ کے اوپر بہت سارے باتیں اٹھ رہی ہیں کہ اپوزیشن جو ہے وہ اس کو ٹوسٹ دے رہی ہے. مجھے بتائیے کہ کیا اپوزیشن نے سی سی پی او صاحب سے کہا تھا کہ آپ جا کر یہ بیان دیں اور اس کے بعد آپ اس بیان پہ قائم رہیں؟ مجھے آپ یہ بتائیں کہ کیا اپوزیشن نے ابھی تک جو مارچ سے لے کر اب تک جو ہے موٹر وے پولیس کو اگر ہینڈ اوور نہیں ہوئی وہ والی جگہ, تو کیا وہ اپوزیشن نے روکی ہوئی تھی؟ مجھے آپ یہ بتا دیں کہ اگر رسپانس ٹائم سلو تھا تو وہ کیا اپوزیشن نے کہا تھا کہ آپ نہ رسپونڈ ہی نہ کریں؟ مجھے آپ یہ بتا دیں کہ اے سی آر رپورٹ جس کی بات ابھی آپ بریک سے پہلے کر رہی تھی, جس کے اندر ان کے بارے میں ان کو گریڈ سی اور یہ کہا کہ ٹینٹڈ ہے اور بہت ان کے بارے میں اور ساری باتیں وہ چھپ چکی ہیں, تو کیا وہ اپوزیشن نے کرپشن کے الزام لگے؟ جی کیا اس جو رپورٹ کے اوپر اپوزیشن نے سائن کیے تھے؟ نہیں کیے تھے نا. یہ اپوزیشن کس طرح سے ٹویسٹ کر رہی ہے. اگر میری ڈیمانڈ ہے, آپ کی ڈیمانڈ ہے, اس ملک کی عورتوں کی ڈیمانڈ ہے کہ یہ سی سی پی او صاحب جو ہیں, ایک تو یہ معافی مانگے اور دوسرا ہم ان کے انڈر سیف نہیں فیل کرتے اس لیے ان کو ہٹایا جائے. یہ پاکستان کی عورتوں کی ڈیمانڈ ہے, تو اس کے اندر اپوزیشن کہاں سے آ گئی؟ تو یہ جو ساری باتیں کرنا ہے یہ بیسکلی آپ ڈیفلیکٹ کرتے ہیں بلیم کو, اور آپ اس چیز کو اصل موضوع سے ہٹا رہے ہیں. ٹھیک ہے بابر ستار صاحب, جو آپ نے ابھی بات کی, ایک چھوٹا سا سٹیٹ ٹھیک کرنا چاہوں گی. پچھلے سال بلکہ ایک سال میں 700 ریپ کیسز رپورٹ ہوئے میڈیا میں. پولیس کے پاس اس سے کئی زیادہ کیسز رجسٹرڈ ہیں, یہ صرف میڈیا میں رپورٹ ہوئی. ایچ آر سی پی کا ڈیٹا ہے. صرف پنجاب میں ایک سال میں کوئی 3000 سے زیادہ ریپ کیسز ہوئے ہیں, جس میں سے پتہ نہیں 200 کوئی گینگ ریپ کے کیسز تھے. اب آپ مجھے بتائیں ان میں سے کتنی عورتوں کو انصاف ملا ہوگا؟ بابر ستار صاحب, اس سب کے باوجود جب ہم وکٹم کو بلیم کرتے ہیں, جب ہم معاشرے پہ پیغام پہنچاتے ہیں کہ جو ہوا اس کی وجہ وہی ہے جس کے ساتھ ہوا, اس کے اوپر وزیر اعلیٰ صاحب کی خاموشی, وہ کچھ نہیں کہتے, معاون خصوصی آتے ہیں وہ ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, دیگر وزراء کی جانب سے کچھ نہیں کہا جاتا, تو پھر کیا سمجھیں ہم؟ نہیں, یہی سمجھیں کہ ٹو ایچ زون. دیکھیے, ایک ہمارا جو نظام انصاف ہے جسے ہم برا بھلا کہتے ہیں وہ ٹوٹا ہوا ہے نا, ہمیں نظر آ رہا ہے کہ وہ انصاف نہیں دے رہا. تو اس میں بے شک جھگڑا ریاست اور سٹیزن کے درمیان ہو, امیر یا غریب کے درمیان ہو, پیٹریارکی آدمی اور عورت کے درمیان ہو, تو وہ پاورفل پارٹی اس میں جیتتی نظر آتی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ انصاف نہیں کر رہے, آپ پاورفل پارٹی کے ساتھ ہیں. اچھا, لیٹس اسیوم یہ سی سی پی او نے کسی کے ساتھ, کسی پاورفل طبقے کے ساتھ بدتمیزی کی ہوتی, یہ پوری قوم کے ساتھ بدتمیزی نہ کی ہوتی, ایک وکٹم کے ساتھ بدتمیزی نہ کی ہوتی, ساروں کو انسیکیور نہ فیل کرایا ہوتا, کسی ایک جس کا بندے کا قلعہ مضبوط ہے, کسی ایک پاورفل آدمی کے ساتھ بدتمیزی کی ہوتی, تو ایک سیکنڈ میں فارغ ہو جاتے. تو دیکھیے, جب آپ
डिफेंड करने की कोशिश करेंगे एक गलत चीज को, तो फिर वो डिफेंड करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। एक किसी भी मुनासिब सिविलाइज जगह पे एक ट्रेडिशन होती है कि गलत काम होते हैं, लेकिन गलत काम करते हुए जब कोई पकड़ा जाता है तो फिर उसकी अकाउंटेबिलिटी होती है। यहाँ पे जो जिससे इस पे जल्दी पे तेल का काम किया है, एक तो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं एक्सेप्ट कर रहे, उसके बाद आप गलत फजूलियात बक रहे हैं, और फिर हुकूमत आपको डिफेंड कर रही है और इसे पॉलिटिकल बना रहे हैं, कह रहे हैं कि ये ऑपोजिशन तो यूज करेगी ना अगर आप एक गलती करोगे तो। लेकिन आपको किसने अकल मत दी है कि आप इस वक्त आके सीसीपीओ को डिफेंड करो बजाय इसके कि आप उसे अकाउंटेबल करो? क्या तुम्हारा काम नहीं था प्रोवाइड करना? हर टीवी के ऊपर जाके डिफेंड कर रहे हो गलत चीजों को, बजाय इसके कि अपनी आप यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दो कि कितने टाइम में हम क्या कर सकते हैं, किस तरह इंप्रूवमेंट होगी यहाँ पे। तो पैगाम क्या चाहेगा? पैगाम हमें है, और पैगाम हमें ये है कि मसीह का इंतजार करने की जरूरत नहीं है, गोली मारें अपोजिशन को, लेकिन इस मुल्क के अवाम को निकल के अपने हुक्मरानों को अकाउंटेबल करना होगा। इस वजह से नहीं कि आज पीटीआई हुकूमत में है या पीएमएलएन हुकूमत में या पीपीपी हुकूमत में या फौज हुकूमत में, इसलिए कि जब तक आप ये हक नहीं मांगेंगे और अपना जोर नहीं लगाएंगे, कोई आपको ये चीज नहीं देगा। बहुत ही अहम मैसेज, और इसी पर हम अपना प्रोग्राम करेंगे। भट्टी साहब की पूरी पैनल से अप्रोच मुख्तलिफ है। वो समझते हैं कि ये माशरा न सिर्फ बल्कि पुलिस फोर्स जिसकी हम खुसूसी तौर पर बात कर रहे हैं, ये सब कुछ मुनाफकत है, ये जाली चीज़ है, आपको इसके ऊपर रिलाय नहीं करना चाहिए। कुछ हद तक उन्होंने कहा कंडेमेबल है जो सीसीपीओ साहब ने कहा, लेकिन वो कहते हैं माशरे की हकीकत ये है, इस तरह से उसको जस्टिफाई करते हैं। बहरहाल हमारा सारा पैनल इस पर मुत्तफिक है कि सीसीपीओ साहब ने जो बयानात दिए हैं ना सिर्फ वो तज़हीक आमेज़ हैं, ना सिर्फ वो तहकीर आमेज़ हैं, बल्कि वो वैलिडेट करते हैं उस रेप कल्चर को, उस ज़्यादती के कल्चर को जो सदियों से चला आ रहा है और जिसको चेंज होने की ज़रूरत है। हम इसी पर आपसे इजाज़त चाहेंगे, कल दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।